जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स से संबंधित जो प्रमुख आर्थिक शब्दावलियाँ होती है उनके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा अविस्फीति क्या होती है, अवमूल्यन क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या होता है। इन सबको आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति को जान लेते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत ही ज़्यादा जो है ये प्रमुख हो जाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सीधा सीधा मतलब होता है महंगाई। जब वस्तुओं और सेवाओं में जो कीमतें बढ़ जाती है उसे ही जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी इस महंगाई को जो है इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उस परिस्थिति को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। जब बाजार में जो है सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे कि मान लो आप बाज़ार में गए और आपने 1 किलो चीनी खरीदी, तो उसने आपको दी 30 रुपये किलो में। मान लो उसके बाद आप कुछ दिनों बाद गए, फिर आपने 1 किलो चीनी खरीदी और उस समय आपको जो है उसने 40 रुपये की 1 किलो चीनी दी। तो आप क्या कहोगे कि महंगाई बढ़ गई है। इसी को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं, जब बाज़ार में जो है कीमतें बढ़ जाती हैं। अब मुद्रास्फीति के जो है प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार जो है मुद्रास्फीति के होते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है: मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति तथा मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह के द्वारा। इन सब से जो है मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब मान लो लोग चीज़ों की ज़्यादा मांग करने लग जाएं, उसे जो है उसके द्वारा मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे क्या होता है कि बाज़ार में जो है लोगों की मांग ज़्यादा हो जाती है चीज़ों के प्रति, तो लोग क्या करते हैं, उनकी जो है वो महंगी कर देते हैं चीज़ें। और लागत जनित मुद्रास्फीति का मतलब होता है मान लो किसी चीज़ को बनाने में जो है उसमें जो है सामान का महंगा हो जाना। मान लो दूध महंगा हो गया, तो वो जो है घी, लोगों को जो है घी महंगा ही देगा। तो ये हो जाती है लागत जनित मुद्रास्फीति। और एक होती है मुद्रा की अधिक छपाई के द्वारा। तो इन सब को जो है अब एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले मांग जनित मुद्रास्फीति: जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन हो जाए या आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ जाए, उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि लोग जो है वस्तुओं की मांग ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो हम चीनी का उदाहरण लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि चीनी की मान लो सप्लाई कर रहे हैं 100 किलोग्राम और मांग भी लोग कर रहे हैं 100 किलोग्राम की। तो इसका जो है जो बाज़ार में प्राइस रखेंगे, मान लो 300 रुपये प्राइस है, तो ये तो बिल्कुल संतुलन का काम करता है। लेकिन मान लो कि जो चीनी है उसकी आपूर्ति जो सप्लाई हो रही है वो 100 kg हो रही है, 100 किलोग्राम हो रही, और लोग उसकी मांग कर रहे हैं 150 किलोग्राम की। तो क्या करेंगे, बाज़ार में इसकी जो है लोग ज़्यादा मांग करेंगे तो इसकी जो है ये वैल्यू बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, तो 300 से 350 कर देंगे। ये होती है मांग जनित मुद्रास्फीति। अब जानते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब उत्पादों के निर्माण के लिए लागत मूल्य बढ़ जाए तो इसके परिणाम स्वरूप जो महंगाई अथवा मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पर अब जो है इसे जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर घी की बात करते हैं। मान लो पहले जो है दूध वो 40 रुपये लीटर मिलता था और इसका प्राइस था 300 रुपये, और फिर कुछ दिनों बाद जो है दूध मिलने लगा 50 रुपये लीटर और इसका प्राइस हो गया, यहाँ पर इसका जो प्राइस हो गया 350 हो गया। तो ये घी, यहाँ पर क्या होता है, घी महंगा कर देंगे, तो इसे कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। जब जो है चीज़ें बनाने में जो है ये महंगे हो जाए। आप जानते हैं मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, इसके द्वारा कैसे होती है मुद्रास्फीति। जब उत्पादन में बिना वृद्धि किए हुए मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ा दी जाती है, तब लोग ज़्यादा मांग करने लगते हैं, जिस कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।
मान लो कि जैसे मुद्रा में वृद्धि का मतलब होता है, मान लो जो है सरकार ने वो करेंसी ज़्यादा, नोट ज़्यादा छाप दिए, तो लोगों के पास ज़्यादा जो है पैसे आने लगेंगे, तो लोग क्या करेंगे, बाज़ार में जाएंगे और ज़्यादा जो है मांग करेंगे सामानों की खरीदने की, तो इससे भी जो है मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं कि मुद्रा अपस्फीति क्या होती है। ये मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्था है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उनकी मांग से भी ज़्यादा होती है, जिस कारण इसमें क्या होता है कि एक मंदी जैसी हालत हो जाती है। इसे जो है अपस्फीति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो लोग तो मांग तो कम करते हैं, लेकिन इसमें जो है सप्लाई, आपूर्ति ज़्यादा होती है वस्तुओं की, तो इसमें जो है अपस्फीति या मंदी के ये आ जाती है। अब बात करते हैं अवमूल्यन की। अवमूल्यन में क्या होता है कि मान लो हमारे देश में हुआ था 1991 का अच्छा उदाहरण है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। इसमें क्या हुआ था कि हमने हमारे रुपये की कीमत जो है गिरा दी थी। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हम जो है वो निर्यात कर सकें। जब सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर देती है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। जैसे मान लो कि अमेरिका का $1 है, वो मान लो 80 रुपये है, 80 रुपये के बराबर है, और हम क्या करेंगे, उसका मूल्य बढ़ा देंगे और हम उसका 90 रुपये कर देंगे, तो ये निर्यात के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, निर्यात बढ़ता है इससे। और गतिहीन स्फीति की बात करें तो ये वो स्थिति है जब बाज़ार में एक साथ महंगाई और मंदी दोनों आ जाए, अर्थात जब मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों साथ साथ आ जाती है, तो उसे जो है गतिहीन स्फीति कहते हैं। एक होता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का अच्छा उदाहरण है नवंबर 2016 का, जिसमें भारत में नोट बंद कर दिए थे। जब अर्थव्यवस्था में चल रही मुद्रा को बंद करके उसकी जगह नई मुद्रा का प्रचलन किया जाए, तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। मतलब जो वर्तमान में नोट चल रहे हैं उनको बंद कर कर नए नोटों को छापना, ये विमुद्रीकरण जो है कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रता का पश्चात जो है अब तक भारत में 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। जैसे कि जनवरी 1978 में जो है 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट जो हैं वो इनको बंद कर दिया गया था, और उस समय जो है पीएम मोरारजी देसाई थे, और आरबीआई के जो गवर्नर थे उस समय वो आईजी पटेल थे। और दूसरी बार जो है नवंबर 2016 में 500 और 1000 के जो नोट हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद कर दिए गए, और इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। यहाँ पर एक जो अच्छी बात है कि जो जब जब जो है अभी तक 2 बार जो है विमुद्रीकरण हुआ, तो उस समय जो मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी दोनों थे, ये दोनों गुजरात के थे, और उस समय भी जो गवर्नर थे वो आईजी पटेल थे, और इस समय भी जो है उर्जित पटेल थे, ये भी दोनों पटेल ही थे, और ये दोनों गुजरात के थे। अब जानते हैं लोरेंज वक्र के बारे में कि ये क्या होता है। इसके द्वारा किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमता ज्ञात की जाती है। लोरेंज वक्र का मतलब यहाँ समझते हैं, जैसे कि मान लो ये डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोगों के बीच आय और संपत्ति को बताता है कि क्या स्थिति देश में। तो यहाँ पर ये रेखा जो होती है ये बीच की, ये बिल्कुल समानता की रेखा दर्शाती है कि लोगों के बीच जो संपत्ति है ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन जैसे ही ये रेखा के नीचे से होकर गुजरती है, तो जितनी नीचे गुजरेगी ये उतनी ही लोगों के बीच में असमानता होती जाएगी आय में, संपत्ति में। तो ये लोरेंज वक्र बताता है। और जितनी ये बीच की लाइन है इसे कहते हैं निरपेक्ष समता रेखा, जितनी इसके पास होगी लोगों के बीच में उतनी ही समानता होगी। एक होता है गिनी गुणांक। आय या संपत्ति के वितरण को व्याप्त असमानता या सांख्यिकी माप गिनी गुणांक होता है। गिनी गुणांक में जो है इसमें भी जो है सांख्यिकी रूप में दर्शाता है इसमें लोगों के बीच में आय और संपत्ति को। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है। ये 0 से 1 के बीच में जो है दर्शाता है। जैसे गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता भी उतनी अधिक होगी। एक होता है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है कि मान लो कोई देश है, उसके जो ख़राब सामान हो जाते हैं उनको क्या करता है दूसरे देशों में जो है ये डंप कर देते हैं, वहाँ पर फेंक देते हैं या उनको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। इस तरह ये डंपिंग का काम होता है। जैसे पहले क्या करते थे कि जो विकसित देश हो गए, अमीर देश थे, वो उनका बेकार माल मान लो
इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, उनको क्या करते थे, गरीब देशों में ले जाकर वहाँ से पर डंप कर देते थे, जिससे वहाँ पर जो है लोग बीमार पड़ने लगते थे, बीमारियाँ फैलती थी। इस तरह से जो है ये करते थे। यहाँ किसी देश द्वारा अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके दूसरे देश में निर्यात करना ही डंपिंग कहलाता है। ये अच्छा उदाहरण इसका चाइना का, मतलब जो ख़राब चीज़ें हो गई इलेक्ट्रॉनिक, उनको जो है कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर उनको बेकार और उनकी कम कीमत करके दूसरे देशों में ले जाकर बेच देना, ये डंपिंग कहलाता है। एक होती गर्म मुद्रा, हॉट मनी। ये जो है ऐसी मुद्रा जिसकी मांग जो है चारों तरफ हो और जिसमें पलायन के गुण हो, गर्म मुद्रा कहलाती है। जैसे इसका अच्छा उदाहरण डॉलर, डॉलर की जो है सभी मांग करते हैं, इसे गर्म मुद्रा कहते हैं। एक होती है हार्ड मनी, दुर्लभ मनी। इससे क्या होता है कि इसे जो प्राप्त करना कठिन हो जाता है और आसानी से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पाउंड हो गया, यूरो हो गया। एक है अनुषंगी लाभ, किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली वे सुविधा जो उसे वेतन के अलावा दी जाती है। मान लो कोई कंपनी में काम कर रहा है तो सैलरी तो उसको अलग दी जाती है कभी कभी, जो उनके पर्सनल स्टाफ होते हैं, और उनको जो है कंपनी की तरफ से कार दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाते हैं। ये हो जाती है अनुषंगी लाभ, मतलब अतिरिक्त लाभ हो जाता है इनको। एक होता है ई चौपाल। ई चौपाल क्या होता है कि गांव में इंटरनेट के माध्यम से किसानों को बाजार की मांग, कृषि की जानकारी उपलब्ध कराना, ई चौपाल हो जाता है, मतलब लोगों को विकसित करना, किसानों को विकसित करना। और एक शब्द आता है चौथी दुनिया। चौथी दुनिया किसे कहते हैं? अब एक होती है प्रथम दुनिया। प्रथम दुनिया का उसे कहते हैं जैसे कि यूएसएसआर होता पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, इन्हें कहते हैं पहली दुनिया। दूसरी दुनिया में यूरोप के देश आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर अफ्रीका और एशिया के वे देश जहाँ आधारभूत संरचनाओं की कमी है, शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है, और वे देश विदेशों के जो ऋण हैं उन पर निर्भर है। ये चौथी दुनिया हो जाती है। और प्रथम दुनिया सोवियत संघ और रूस, और द्वितीय दुनिया पूर्वी यूरोप, ये यूरोप के देश हो जाते हैं। तो ये आज की वीडियो में जो है अर्थशास्त्र से संबंधित जो है कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ आती हैं, ये कुछ आर्थिक शब्दावली आती है, ये जो है कभी कभी इनको जो है प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।